गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि प्रोसीजरल अप्रोच वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या अंतर है, क्या इश्यूज थे, वो हमने कल देखे थे। इसी क्रम में, इसी कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं कि पहले हम एक अप्रोच देखेंगे कि प्रोसीजरल अप्रोच हमारी कैसे थी। फंक्शन 1, फंक्शन 2, these were our functions, function 1, function 2, function 3, and suppose data is here. So there was a liberty in procedural approach कि we can interact, function 1 can interact with function 2, similarly function 2 can interact with function 3, and function 3 can interact with the function 1, and function 1 can also access the data as well as function 2 can access the data. ये हमारी प्रोसीजरल अप्रोच थी। क्लियर? और अगर हम एक मेन प्रोग्राम में लिखते थे तो मेन प्रोग्राम भी हम लिख सकते थे, दिस इज आवर मेन प्रोग्राम एंड मेन प्रोग्राम कैन एक्सेस द डेटा। तो जो हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच थी, उस अप्रोच में हमारा जो एम्फेसिस था वो एल्गोरिथम पे बेस्ड था कि जो प्रोसीजर हम बना रहे हैं डेटा को मैनिपुलेट करने का, उस पर हमारा एम्फेसिस रहता था। और जो हमारा लार्ज प्रोग्राम होता था, उस लार्ज प्रोग्राम को हम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में डिवाइड करते थे। Similarly, like here, function 1, function 2, function 3, and main program. This is our whole program. Whole program is divided into 1, 2, 3, 4 functions. Most of the functions share global data. अब अगर मान लीजिए function 1 को भी डेटा एक्सेस करना है, function 2 को भी डेटा एक्सेस करना है और function 3 को भी डेटा एक्सेस करना है, तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा को एज ए ग्लोबल के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये ग्लोबल डेटा कहाँ डिक्लेयर होगा? ये ग्लोबल डेटा हमारा मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर होगा, ताकि फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 इस ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 1 अगर ग्लोबल डेटा को एक्सेस करता है तो इट कैन चेंज द डेटा, और आफ्टरवर्ड्स फंक्शन 2 उस डेटा को एक्सेस करता है तो फंक्शन 1 के द्वारा जो चेंज डेटा होगा वो फंक्शन 2 के लिए अवेलेबल होगा। सिमिलरली अगर फंक्शन 2 ने डेटा को चेंज कर दिया और फंक्शन 3 को डेटा की आवश्यकता है इसके बाद, तो फंक्शन 3 को जो डेटा मिलेगा वो फंक्शन 2 का बदला हुआ डेटा मिलेगा। यानी कि डेटा कैन बी चेंज एनीवेयर इफ द एक्सेस इज गिवन टू द नंबर ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। एक फंक्शन डेटा को अलग फॉर्म में
ला सकता है, दूसरा फंक्शन डेटा को दूसरे फॉर्म में ला सकता है, तीसरा फंक्शन डेटा को तीसरे फॉर्म में ला सकता है। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन जो है हमारे डेटा को अगर एक्सेस करते हैं तो दे कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द डेटा, यानी कि कंटिन्यूसली हमारा क्या होगा, डेटा चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे जो हमारी अप्रोच काम में ली जाती है वो ली जाती है प्रोसीजरल अप्रोच, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच। यानी कि सबसे पहले हम मेन फंक्शन को क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले फंक्शन 1, फंक्शन 3, फंक्शन 2, इन फंक्शंस को हम बाद में डिजाइन करते हैं। यानी कि टॉप डाउन अप्रोच हमारी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या होता है कि बेसिकली ये कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है। जो हमारी प्रोसीजरल अप्रोच थी उसमें जो फ्लॉज थे कि डेटा की सिक्योरिटी का ना होना, अगर डेटा को नंबर ऑफ फंक्शंस के द्वारा एक्सेस किया जाना है तो डेटा को ग्लोबल डिक्लेयर करना, एंड इफ वी डिक्लेयर द डेटा एज ए ग्लोबल, that means any function can access the particular data, which contradicts the rule of security. हमारा जो डेटा है प्रोसीजर अप्रोच में फ्री रहता है, एनी फंक्शन कैन एक्सेस द डेटा। जबकि प्रोसीजरल अप्रोच में डेटा फ्रीली मूव नहीं कर सकता, डेटा हमारा सुरक्षित रहता है, उसे फ्रीली कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर पाता है। सिर्फ वही फंक्शंस उस डेटा को यूज करेंगे जो कि उस कार्य के लिए बनाए गए हैं। डबल ओपी में जो हमारा प्रोग्रामिंग करने की अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि हम हमारी प्रॉब्लम में ये सोचेंगे सबसे पहले कि हाउ मेनी एंटिटीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, और ईच एंटिटी के लिए हम एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि ईच एंटिटी का डेटा होगा और उसके फंक्शंस होंगे। दूसरी एंटिटी है उसका डेटा उसका फंक्शंस, तीसरी एंटिटी उसका डेटा उसका फंक्शंस। यानी कि जब हर डेटा का फंक्शन अवेलेबल है और वो एंटिटी अपने आप में एक सेपरेट है, तो वो फंक्शन वो जिस एंटिटी के फंक्शन है उसी एंटिटी के डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर पे के अलावा, यानी कि प्रोसीजर के तो छोड़ दीजिए आप, डेटा के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोसीजर पे एम्फेसिस दिया जाता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर हम नंबर ऑफ फंक्शंस में प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार ही बनता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एम्प्लॉय इज एन एंटिटी इन ए बैंकिंग एप्लीकेशन, और यू कैन से कस्टमर इज ए एंटिटी इन ए बैंकिंग एप्लीकेशन। कस्टमर कैन हैव इट्स ओन डेटा, लाइक कस्टमर का अकाउंट नंबर, कस्टमर की अकाउंट टाइप, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नेम, कस्टमर का बैलेंस। So these are nothing but the attributes of the object, or you can say entity.
तो यहां पे उस कस्टमर के संपूर्ण डेटा को रखने के लिए हम एक रिकॉर्ड का इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड के रूप में डेटा को रखा जाए। ये रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज नथिंग बट ए डेटा स्ट्रक्चर। डबल ओपी में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होगा। उस ऑब्जेक्ट के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे और इन दोनों चीज़ों को, फंक्शंस को और डेटा को, दोनों को क्या कर दिया जाता है? टाई कर दिया जाता है। यानी कि वो हमारा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे हम, वो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे और डेटा होगा। यहाँ पे जो डेटा है वो आपका हिडन रहेगा, यानी कि कोई अन्य फंक्शन, एक्सटर्नल फंक्शन जो उस ऑब्जेक्ट से बाहर का है, उसको इस ऑब्जेक्ट के डेटा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर पाने में सक्षम नहीं है तो कहेंगे ये हमारा क्लोज सिस्टम बन गया। क्लोज सिस्टम हमको नहीं बनाना है, हमें बनाना है ओपन सिस्टम। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, बट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि आई एम ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड यू आर ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट वेयरिंग ए वॉच, यू आर वेयरिंग ए वॉच। क्लियर? मेरे पास समय देखने के लिए घड़ी नहीं है, आपके पास है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपकी घड़ी को यूज कर लूंगा। तो आई विल कम्युनिकेट टू यू कि सर व्हाट इज द टाइम। तो आप अपनी घड़ी को यूज करेंगे और आप मुझे टाइम कम्युनिकेट कर देंगे। तो इस प्रकार से डेटा एक्सेस किया जा सकता है, नॉट इन द डायरेक्ट वे, इन द इनडायरेक्ट वे। यानी कि हम जिस ऑब्जेक्ट से डेटा चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट ही अपने डेटा को एक्सेस करके मुझे उत्तर देगा। यानी कि जो इन डेटा है उस ऑब्जेक्ट का वो इंटैक्ट रहेगा। आई एम नॉट एबल टू टच द डेटा एट ऑल। अब बात आई कि साहब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट कैसे करेगा? एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होंगे, जो इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करें, तो फंक्शंस के माध्यम से ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। बट वी हैव टू केयरफुल कि while designing the objects, while designing the data structure, we have to think about the functions जो कि कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर हमने उनको नहीं बनाया है, तब हम ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगर हम कम्युनिकेशन करने की सोचते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डेटा हमारा बनाई, सॉरी ऑब्जेक्ट फंक्शन हमारा बना ही नहीं। इससे एक और फायदा हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, नए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बना सकते हैं, नए ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी कि उसके नए फंक्शंस और नए डेटा को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी अप्रोच है वो क्या है? अगर इसका हम पिक्टोरियल शेप देखें तो ऑब्जेक्ट ए डेटा फंक्शंस ऑब्जेक्ट बी
Now see in this picture, we have got three objects: object A, object B, and object C. Each object is having its own data as well as functions. तो ऑब्जेक्ट ए का डेटा ऑब्जेक्ट ए के फंक्शंस के द्वारा ही एक्सेस हो सकता है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी का डेटा ऑब्जेक्ट बी के फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। हियर ऑल्सो ऑब्जेक्ट सी के डेटा को ऑब्जेक्ट सी का फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। बट ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम चाहें तो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट ए कैन कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट बी एज वेल एज ऑब्जेक्ट सी। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी कैन कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट ए एज वेल एज सी। तो ये जो हमारी अप्रोच है, ये अप्रोच है OOPS, जो कि बेसिकली अब चूंकि हम फंक्शन डिजाइन करेंगे तो फंक्शन में प्रोसीजर तो होगा ही होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमने प्रोसीजरल अप्रोच को स्क्रैप कर दिया, लेकिन जो प्रोसीजरल अप्रोच में जो हमारा फ्लॉज थे कि वहां पे डेटा हमारा सिक्योर नहीं था, लेकिन यहां पे हमारा डेटा सिक्योर्ड है। यानी कि ऑब्जेक्ट ए किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट बी के या सी के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने डायरेक्टली इसलिए बोला कि ऑब्जेक्ट ए के फंक्शंस को अधिकार नहीं है कि ऑब्जेक्ट बी के डेटा को एक्सेस करें। केवल ऑब्जेक्ट ए के अंदर एक कोई फंक्शन होगा जो कि इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो कि ऑब्जेक्ट बी के साथ रिक्वेस्ट कर सकता है। आई कैन प्लेस द रिक्वेस्ट और उस रिक्वेस्ट का मुझे क्या मिलता है? जवाब मिलता है। सिमिलरली कि आप PNR नंबर डालते हैं रेलवे की इंक्वायरी सिस्टम में, तो आपको आपके ट्रेन का, आपके रिजर्वेशन का स्टेटस मिलता है। यू गेट द रिजल्ट। आपको PNR डालते ही रेलवे के सर्वर में डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, बल्कि आपको उस जो इंफॉर्मेशन आपने दी है PNR नंबर, उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद में जिस कार्य के लिए वो क्वेरी जो बनी हुई है या फंक्शन बना हुआ है, उसका काम क्या है? स्टेटस जानना है, तो रिजर्वेशन के स्टेटस का रिजल्ट आपको दे दिया जाए। यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को सिक्योर करने का प्रयास करते हैं और फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये जो अप्रोच है हमारी, ये एक वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया फॉर बोथ डेटा एंड फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। यानी कि हम इस पर्टिकुलर अप्रोच में क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट को डिजाइन किया जाता है कि टेम्पलेट में नंबर ऑफ फंक्शंस को हम क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे। टेम्पलेट में नंबर ऑफ डेटा कौन सा होगा उसको डिफाइन कर देंगे। बट इट डजंट मीन कि डिजाइनिंग का मतलब मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना ना। जब भी हमें जरूरत पड़ रही है, हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग द टेम्पलेट, और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में एज पर डिफाइंड टेम्पलेट के अनुसार मेमोरी में एक पार्टीशन दे दिया जाएगा। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा पार्टीशन, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए तीसरा पार्टीशन, चौथे ऑब्जेक्ट के लिए चौथा पार्टीशन। यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब अपने अपने पार्टीशन में हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पार्टीशन में नहीं जा सकता।
अब इसके आगे का हम नेक्स्ट एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। टिल देन आप रिवाइज करें। धन्यवाद।